हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये अब मैं नए मानवा शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आती है, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो, तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हम आर्पेडिया ऑनलाइन को देखते हैं, जो कि एक गेम का नाम था। इस दुनिया में जितनी भी वर्चुअलिटी गेम्स पाई जाती थी, ये उन सभी में टॉप पर बिलोंग करती थी और कोई भी गेम इसके आसपास भी नहीं थी। इस गेम को खेलने के लिए एक स्पेशल तौर पर कैप्सूल बनाया गया था। जब भी कोई इंसान उस कैप्सूल में जाता था तो उसके सारे सेंसेस ऐसे काम कर रहे होते थे जैसे कि वो खुद ही गेम में गया हो। और इतना ही नहीं, बल्कि इस गेम का जो स्कैनिंग प्रोसेस है वो इतना टेक्नोलॉजी में आगे जा चुका है कि वो तुम्हारा आइडेंटिकल अवतार बना देगा। इसे नई आने वाली एआई टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह पेयर किया गया है कि एनपीसी की बात की जाए या फिर मॉन्स्टर्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर ऐसा बिहेव करते हैं जैसा कि रियलिटी में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। तो इसी गेम की वजह से हम यहाँ पर काफ़ी सारा फन कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी इसी तरह के काम कर सकते हैं। ये गेम हमारी ज़िंदगी का भी एक हिस्सा बन चुकी है। और जो जो कोई भी इस गेम को खेल रहा था वो सारे के सारे यही कहने लग जाते हैं कि अगर आरपीडी ऑनलाइन गेम की बात की जाए तो ये कोरियन की एक ग्रेटेस्ट गेम है। ये गेम अब कोरिया में इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि कोई भी टॉप प्लेयर यहाँ पर परफॉर्म करता था तो हर कोई उसके एक्शन पर नज़र रखता था। अब वो लोग उनके लिए सेलिब्रिटीज बन चुके थे। और इन्हीं प्लेयर्स में से जो नंबर वन प्लेयर है और जो सारी अवाम की नज़र उसके ऊपर थी, उसका नाम था बार्ड्स और उसका रैंक 50 था। और इसकी यही वजह है कि हर किसी की नज़रें इसके ऊपर होती हैं, वो भी बाकी प्लेयर जो कि इससे भी टॉप के ऊपर हैं, वो लोग उनको ज़्यादा फोकस नहीं देते। इसका फोकस इस वजह से है क्योंकि इसने अकेले जाकर एक ड्रैगन को हराया था। उस ड्रैगन को हराने के लिए हमेशा टीम की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन ये वह बंदा था जिसने अकेला ही उसका काम ख़त्म कर दिया था। और इसी बंदे के बारे में बाद में काफ़ी सारे र्यूमर्स भी फैलना शुरू हो गए थे। कोई तो ये कहता है कि जिस बंदे ने गेम बनाई है ये शायद उसका कोई रिलेटिव है जिसकी वजह से इसे सब कुछ पता था। लेकिन उसके पीछे जो भी बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि कांग जुआन है। और हकीकत तो यही है कि मैं एक अनएम्प्लॉयड बंदा हूँ और वो अपनी ही तारीफ किए जा रहा था। वो यही बताने लग जाता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है। मैंने तो सिर्फ एक मेयर रिच के ड्रैगन को ही मारा था। जब मैं अपने ग्रैंड माँ के यहाँ गया था मैंने लोगों का शोर सुना था कि वो किस तरह एक्साइटेड थे। ये अभी अपनी ही दुनिया में घूमता कि जैसे ही दोबारा गेम को ज्वाइन करता है तो उस वक्त इसके कपड़े नहीं पहने हुए थे। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सारे के सारे यही बात करने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लड़का यहाँ पर कहाँ से आ गया। वो लोग अब उसी के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं और कुछ लोग तो ये देखकर काफ़ी शर्मा गए थे, लेकिन कुछ लोगों को इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। कुछ लोग तो इसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि क्यों ना हम इसे रिपोर्ट कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस गेम में नंगे लोग भी आकर जाएं और इसी तरह तमाशा क्रिएट करते रहें। जबकि कांग उन सभी लोगों की बात सुनने के साथ उन सभी लोगों को यही कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी कपड़े पहन लेता हूँ। जब वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है ताकि वहाँ पर वो कपड़ों को खरीद सके और उन्हें पहन सके और अपनी जो कि उसकी बेइज्जती हो रही थी उससे खुद को बचा सके, लेकिन जैसे इन्वेंट्री को चेक करता है तो उससे मालूम होता है कि वहाँ पर तो कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। इसी के साथ ही उसके फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। वो काफ़ी हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके ये सारे के सारे आइटम्स कहाँ चले गए। हो सकता है कि ये कोई बग हो, तो वो इसको रिपोर्ट देना चाहता था ताकि इसकी मदद से वो अपने सारी चीज़ों को वापस हासिल कर सके। तभी उसे यही बताया जाता है कि इसका नेम है बार्ड्स और इसकी जो जॉब है ये बिगनर है और लेवल 1 है। इसके साथ उसके होश तो और ज़्यादा उड़ गए थे। वो ये देखकर जोर से चिल्लाता है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वो भी तेजी से आगे बढ़कर चिल्लाते हुए ये कहने लग गई थी कि मेरे बेटे क्या गलत हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या यहाँ पर कोई चोर आ गया था। कांग अभी भी शॉक्ड हालत में बैठा हुआ था और अपनी मॉम को ये कहता है कि मॉम, मुझे लगता है कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ हूँ। और वो काफ़ी सारे आंसू लेकर बैठा था। मोम इतना सुनती है इसी के साथ ही उसका पारा काफ़ी हाई हो जाता है और वो शेरनी की तरह चिल्लाते हुए कहने लग गई थी कि बस सिर्फ इतनी सी बात थी, तुमने मुझे बुला लिया और तुम रो रहे हो। जब तुमने कॉलेज को ड्रॉप किया था तो मुझे कहा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, तब तुम्हें क्या हो गया। और अब तुम सारा दिन बैठकर घर में गेम्स खेलते रहते हो, ना तुम्हारे पास कोई काम धंधा है और ना कुछ और अब मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे इस अकाउंट ने किसी ने हैक कर लिया है।
मॉम इसी तरह गुस्से से वहाँ पर चली गई थी और ये कहने लग जाती है कि अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो किसी न किसी दिन तो मैं पागल हो जाऊंगी। जबकि अभी भी वहाँ पर कांग बैठा हुआ रोए जा रहा था। उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जाती है और वो यही कहता रहता है कि मैंने उसे बड़ा करने में बहुत मेहनत की, मेरा बहुत वक्त हो गया, लेकिन मुझे मेरा पार्ट्स वापस चाहिए। उसे अब जो भी टैग्स मिले थे कि दुनिया का बेस्ट सोलो प्लेयर, द लॉन वुल्फ, द लॉन वॉरियर, ड्रैगन किलर, अब सब के सब वो तो अपनी आंखों से धुंधला दिखाई दे रहे थे। तो वो फिर कंपनी वालों को कॉल करता है, जिस पर आगे से ये कहने लग जाते हैं कि हाँ आपने यहाँ पर कॉल किया, बताइए आपको क्या चाहिए। जिस पर ये यही बताने लग जाता है कि मैंने आपको इसलिए कॉल किया, मुझे लगता है कि मेरे करैक्टर को किसी ने हैक कर लिया है। वो ये भी बताने लग जाता है कि जब मैंने इसकी चेकिंग की तो मुझे यही बताया गया कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ भी नॉर्मल है। ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरे लेवल इस हद तक ड्रॉप कर जाएं। वो काफ़ी परेशान था और उन्हें अपनी रीज़न बता रहा था। तो आगे से फिर ऑपरेटर उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हारा नाम कांग युआन है ना। तो ये कहता है कि हाँ आपने सही कहा। वो आगे से फ़ोन नंबर बताते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक था। तो इस पर वो थोड़ा सा टाइम मांगते हैं ताकि सारी चीज़ों को फिर से वेरीफाई किया जाए। जब वेरिफिकेशन के बाद वो लोग यही बताने लग जाते हैं कि हमने अभी अभी देखा तो पता चला कि आपको ये करैक्टर सिर्फ 4 दिन पहले ही डेवलप हुआ है, तो भला आप ही बताइए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कांग चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैंने बार्ड्स को ओपन बेटा में बनाया था, लेकिन जब मैंने कल गेम शुरू की तो पता चला कि वो तो नेक्ड है, उसके पास तो कोई आइटम भी मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें अब उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है। अब उसे यही बताया गया था कि जिस करैक्टर की वो बात कर रहा है उसे 5 दिन पहले ही डिलीट कर दिया गया था। इसे सुनने के साथ ही वह हैरान था, क्योंकि वो तो अपनी ग्रैंड माँ के पास गया हुआ था, तो पीछे से किसने लॉगिन करके उसके करैक्टर को डिलीट कर दिया। इसे अब ऐसा लगता है कि इसके पीछे ज़रूर किसी हैकर का हाथ होगा। तो ऑपरेटर से ये बताने लग जाता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारे सिस्टम में घुसना किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता, इसमें आपकी ही गलती है। इस पर वो हैरान हो कहता है कि क्या मेरी गलती। तो सामने से उसे यही बताया जा रहा था कि अगर हमारी कंपनी की बात की जाए तो हर हम हफ्ते के बाद ही पासवर्ड को चेंज कर देते हैं, तो ज़रूर इसमें आपकी गलती होगी जिसकी वजह से आपका करैक्टर डिलीट हो गया। उनकी बातें सुनने के साथ कांग को काफ़ी गुस्सा आ गया था। और जब उसे ये बात बताई जाती है कि जैसा कि 7 दिन के बाद पासवर्ड चेंज किया जाना चाहिए, तो आपने 7 दिन में पासवर्ड चेंज क्यों नहीं किया, इससे उसका पारा और हाई हो गया था। वो लोग फिर उसे ये भी बता रहे थे कि जैसा कि इसमें आपकी गलती है, तो जो कुछ भी यहाँ पर लागू किया गया है, जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसमें हमारी कंपनी नहीं आती, तो इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है। कांग अब रो रहा था और चिल्लाते हुए उन्हें ये कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, और इसी के साथ ही कॉल काट देता है। और वो फिर रोते हुए ये कहने लग जाता है कि मैंने उस करैक्टर को कभी भी डिलीट नहीं किया, उसे तो मिटा दिया गया। इसका मतलब यही है कि उसे किसी ने हैक किया है और हैक करने के बाद उस करैक्टर को डिलीट कर दिया, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। और मैं नहीं जानता कि ये कौन है जिसने ये सब कुछ किया, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। वो अभी भी वहाँ पर दुखी बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर एक लड़का था जिसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसका नाम था ह्यून, और वहाँ पर आते साथ ये कहने लग जाता है कि मॉम चाहती हैं कि इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, अपने भाई की हालत देखता है तो उसी के साथ वो तो हैरान हो गया था कि आखिर उसके भाई को क्या हो गया। वो ड्रिंक पी रहा था और ह्यून को भी कहता है कि ह्यून क्या तुम ड्रिंक पीना चाहोगे। इस पर ह्यून हैरान होते हुए मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि क्या ये पागल हो चुका है, ये जानता है ना कि अभी मेरी ड्रिंक पीने की एज नहीं हुई। और ह्यून उसे ये कहने लग जाता है कि कहीं तुम जब सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उस वक्त तो अपना दिमाग नहीं खो बैठे। तो जिस पर वो कहता है कि हाँ तुम ऐसा ही समझो। उसने अपने करैक्टर की एक फ़ोटो लगाई हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था रेस्ट इन पीस बार्ड्स, और वो यही कह रहा था कि आज मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो गई है। वो अभी भी और ज़्यादा ड्रिंक पिए जा रहा था और ये कह रहा था कि मैं तब तक पीता रहूँगा जब तक मैं मर नहीं जाता। और उसका भाई ह्यून यही कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी सैड कंडीशन में है, सारा दिन गेम्स खेलता रहता है, ये तो एक लूज़र है। भाई को अब याद आ जाता है कि वो अपने भाई से क्या कहने के लिए आया था। तो ह्यून उसे ये बताने लग जाता है कि मॉम ने कहा है कि नीचे लैडल पड़ा है, तुम उसे उठाकर ऊपर लेकर आओ। इस पर कांग यही बताने लग जाता है कि भाई तुम तो देख रहे हो कि मैं कितना बिजी हूँ, तुम ही जाकर उसे ऊपर लेकर आओ ना। ह्यून उसे ये कहने लग जाता है कि मैं अभी क्रैम स्कूल जा रहा हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक स्कूलर हूँ और तुम अनएम्प्लॉयड हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो ये काम तुम्हें ही करना होगा। तो कांग उससे कहने लग जाता है कि मेरे भाई तुम्हें तमीज़ करना सही होना चाहिए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मेरे से अच्छे से बात करना चाहिए।
और वो वहाँ से बाहर जा रहा था और यही कह रहा था कि मेरे छोटे भाई को लगता है कि मैं उसका नौकर हूँ, वो मुझे जो भी कहेगा मुझे वो मानना पड़ेगा। अब वो नीचे सीधा डैड के पास गया था और वहाँ पर जाते साथ ये कहने लग जाता है कि मॉम ने कहा है कि उन्हें लैडले चाहिए, तो मुझे वो आप दीजिए, मैं ऊपर लेकर जाऊँ। तो इस पर डैड हैरान होते हुए कहने लग जाते हैं कि क्या लैडले को आखिर क्यों चाहिए। कांग यही कहने लग जाता है कि मुझे भी नहीं पता कि उन्हें ये क्यों चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब वो राइस बना रही थी तो पिछला लैड टूट गया था, शायद हो सकता है कि इसलिए उन्हें नया चाहिए हो। तो वो फिर बैठकर उन लैड को चेक करने लग जाता है और डैड अभी भी हैरान बैठे हुए थे और ये कहने लग जाते हैं कि आखिर मॉम उसे किस चीज़ पर इस्तेमाल कर रही थी कि वो टूट गया, क्योंकि ये लैडले वगैरह इतना इसलिए नहीं टूटते। कांग अपने डैड को बताने लग जाता है कि वेल मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, आपको तो पता है कि हर चीज़ का वक्त होता है, शायद उसका वक्त आ गया था जिसकी वजह से वो टूट गया। और शायद मॉम को इसके बारे में नहीं पता था कि फिर वो जैसे ही लैडले को पकड़ता और कहता है कि एक मिनट, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि हर चीज़ की ड्यूरेबिलिटी होती है। और ड्यूरेबिलिटी का नाम सुनने के साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और डैड ये देखते साथ ही काफ़ी हैरान हो गए थे कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इससे क्या हो गया। जबकि कांग यही कहने लग जाता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है और ये कहता है कि उरिका कहते साथ ही वो अपने रूम की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और डैड को ये कहने लग जाता है कि आप दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। और वो ऊपर की तरफ जाकर अपने रूम में हमें यही बताने लग गया था कि आरपीडिया ऑनलाइन गेम की बात की जाए तो इसमें ड्यूरेबिलिटी सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर हर एक इक्विपमेंट की एक ड्यूरेबिलिटी होती है, हम उसे किस तरह यूज़ करते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और जब वो ड्यूरेबिलिटी ज़ीरो तक पहुँच जाती है तो वो इक्विपमेंट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जैसे ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कि तभी ही लोगों को एक ब्लैक स्मिथ की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वही उनके लिए नया वेपन बना सकता है। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हारा लेवल काफ़ी हाई हो, तुम जिस ब्लैक स्मिथ के पास जाते हो तो उसका भी लेवल हाई होना ज़रूरी होता है, तभी वो तुम्हारे इक्विपमेंट को दोबारा से जोड़ पाएगा। और अगर क्या ही हो कि एक हाई लेवल का ब्लैक स्मिथ एक छोटे से इक्विपमेंट को वहाँ पर जोड़ने की कोशिश करे, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हर कोई वहाँ पर जाकर उनसे अपने इन इक्विपमेंट को रिपेयर करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके जो भी इक्विपमेंट हैं उन्हें जो कोई भी वहाँ पर रिपेयर करे उसका लेवल हाई होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। और वो अपने बार्स इक्विपमेंट के बारे में यही सोच रहा था कि मेरे पास जितने भी सारे के सारे इक्विपमेंट थे वो सारे के सारे काफ़ी महंगे थे और ऐसा नहीं हो सकता कि हैकर उन्हें ऐसे ही जाने देता। तो मुझे लगता है कि उसने करैक्टर को डिलीट करने से पहले इन्हें कहीं बेचा होगा, तो मुझे बस इसे जाकर हासिल करना है। और जब मैं सेल के ट्रायल में जाऊंगा तो वहां पर मुझे मालूम हो जाएगा कि वो कौन है जिसने इन सारे आइटम्स को यहाँ पर आकर सेल किया था। और मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। वो गेम में चला गया था कि तभी ही नंगा एक दरवाजे के किनारे पहुंच जाता है, तो उसे सिस्टम दिखाई देता है और वो ये कहने लग गया था कि वेलकम टू आरपेडिया ऑनलाइन, क्या आपने इस गेम में लॉगिन करना है। जिस पर कांग यही कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर अपना नया करैक्टर क्रिएट करने के लिए आया हुआ हूँ। जिस पर सिस्टम कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने करैक्टर नया बनाने के लिए आए तो तुम अपनी बर्थडे बता दो। जिस पर वो कहता है कि आप कोई भी बर्थडे चूज कर लीजिए, कोई भी रैंडम सी। सिस्टम ने उसके लिए अब रैंडम सी बर्थडे रख दी थी और वो था 4 अप्रैल। और वो कहता है कि क्या तुम नाम भी रैंडमली चूज करना चाहोगे। जिस पर कहता है कि नहीं नहीं, जहाँ तक बात है नाम की उसे मैं खुद ही चूज करूँगा। वो सोच में पड़ गया था कि अब उसे कौन सा नाम चूज करना चाहिए। वो चाहता था कि बर्ड्स की तरह ये भी कोई ताकतवर सा नाम हो, सिंपल सा हो, ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग हो। तभी उसे एक आइडिया याद आ जाता है, इसी के साथ ही काफ़ी खुश हो जाता है। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि उसने अपना नाम जिग रखना है। सिस्टम जैसे सुनता है कि इसका नाम जिग होने वाला है कि तभी वो उसका नाम इंटर कर देता है। अब उसे सिस्टम पर दिखाई देने लग गया था कि उसका करैक्टर जिग वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और वो खुश होते हुए ये कहने लग जाता है कि ये ब्लैक स्मिथ जिग अब पूरी दुनिया पर राज करने वाला है, हर जगह इसी का नाम होगा। करैक्टर चेंज होने के बाद वो एक और जगह पर पहुंच गया था और हैरान होकर कहता है मेरे में तो कोई भी चेंज नहीं है। फिर वो हमें यही बताने लग गया था कि एक समित की ये जो जॉब होती है ना, इसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है, इसमें काफ़ी एंडोरेंस चाहिए होती है। यहाँ पर कुछ भी तुम्हारी विश के मुताबिक नहीं चलता, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो चाहोगे वो यहाँ पर मुमकिन हो पाएगा। फिर हम समित बाबूजी को देखते हैं जो कि एक ब्लैक समित एनपीसी था और वह सारे लोगों को यही बता रहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो अच्छे से काम करना होगा।
उसका इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि कांग की तरफ था, जिसका नाम चेंज होकर अब जिग रख दिया गया था। जिग ने जैसे ही पाबूची को देखा था कि उसका इशारा उसी की तरफ है, तो उसी के साथ ही वो काफी हैरान हो गया था। वो हमें यही बताने लग जाता है कि यहाँ पर अगर तुम्हें काम करना है तो उसके दो ही तरीके हैं। पहले तो तुम किसी भी स्किल बुक को परचेज कर सकते हो, उसके मुताबिक तुम स्किल्स को सीख सकते हो। और जो दूसरा तरीका है वो यही है कि तुम्हें यहाँ पर वर्किंग करना होगी। तुम वर्क करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये जो अगर दूसरे की बात की जाए तो यहाँ पर हमें कुछ पैसे वगैरह भी मिल सकते हैं, जॉब एडवांसमेंट भी हो सकती है, लेकिन हर कोई इसे अवॉइड करता है। उसकी रीज़न है कि जो कोई भी मास्टर क्राफ्ट मैन एनपीसी होता है ना, वो काफ़ी ऑड पर्सनैलिटी का होता है। और मुझे जिस बंदे से सबसे ज़्यादा डर लगता था वो था पाबूची। और देखो मेरी किस्मत मुझे कहाँ पर लेकर आई। इवन मैं बाट सा फिर भी इक्विपमेंट को यहाँ पर रिपेयर करवाने के लिए आता था तो ये मुझ पर चिल्लाता था। अब देखो मुझे इसके अंडर काम करना होगा, और मैं भी क्या कर सकता हूँ। जैसा कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सिस्टम को चेक करता जहाँ पर उसका नेम जिग रख दिया गया था, लेवल 10 था और मनी 35G था। तो वो दिल को तसल्ली देते हुए यही कहने लग जाता है कि अब मैं यहाँ पर काम करने के लिए आ ही गया हूँ तो ये काम कितना ही मुश्किल हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये काम ज़्यादा मुश्किल होगा। वो अब इंटर होता है, जैसे वहाँ पर इंटर हुआ था, और ये कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ बनने के लिए आया हूँ, क्या सभी लोग मुझ पर ध्यान देना पसंद करोगे। बाबूजी उसका इस्तकबाल करने के लिए आता है। उसने एक हथौड़ा पकड़ा हुआ था और वो उसे यही कहता है कि क्या तुम एक ब्लैक स्मिथ बनने के लिए आए हो। जिस पर कांग खुश होते हुए यही कहने लग जाता है कि हाँ, यहाँ पर मैं कोई आम सा ब्लैक स्मिथ बनने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं दुनिया का ग्रेटेस्ट ब्लैक स्मिथ बनूंगा, हर कोई मेरा नाम याद रखेगा। जिस पर बाबूजी उसे कहता है कि नहीं, कोई चांस नहीं है कि तुम दुनिया के ग्रेटेस्ट ब्लैक स्मिथ बनोगे। मुझे कुछ भी तुम में खास दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तुम्हें पहले ही नज़र में देखा तो मैंने पहचान लिया कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम कभी भी ब्लैक स्मिथ नहीं बन पाओगे। तो कांग उसे कहने लग जाता है कि पहले तो मुझे अच्छे से परख तो लो, फिर बाद में बताना कि मैं बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। पहले तो मेरा टेस्ट तो कर लो। बाबूजी अब अपनी एक उंगली को कान में डालते हुए हैरानी से कहने लग जाता है कि तुमने क्या कहा कि मैं तुमसे एक टेस्ट लूँ। काम खुश होते हुए उसे कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, तुम मेरा टेस्ट ले सकते हो, तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं वो करने के लिए तैयार रहूँगा। अब जैसा कि बाबूजी के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, वो उसका टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाता और कहता है कि ठीक है। फिर उसे एक साइड पर लेकर जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ रखी हुई थी। वो उससे ये कहने लग जाता है कि शाम तक तुम इन सभी लकड़ियों को चॉप करना होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि तुम इतने स्ट्रोंग नहीं बन सकते, लेकिन जब तुमने इन सारी लकड़ियों को चॉप करना है तो उसके बाद ही मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ कि तुम इन फिनिश करने के बाद ही सोच सकता हूँ कि तुम स्ट्रोंग बन पाओगे। और इतनी सारी लकड़ियों को देखने के साथ ही वो हैरान होते हुए उससे ये कहने लग जाता है कि क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं इन्हें चॉप करूं। जिस पर वो हैरान होते हुए कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हें ही करना होगा। और ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला गया था। और बाबूजी ने तो वहाँ से जाने से पहले उसे एक और भी लफ्ज़ कहा था, और वो लफ्ज़ यही था कि अगर तुम चाहो तो तुम क्विट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल वो नहीं चाहता था कि वो ये क्विट करे, तो अब उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्हें लकड़ियों को चॉप करना ही था। उसने कुल्हाड़ी उठा ली थी, एक लकड़ी उसके सामने पड़ी थी। जैसे ही उसके ऊपर कट करने के लिए वो उसे मारता है तो वो कट नहीं लगा पाता। वो लकड़ी भी ये देखकर हैरान थी कि आखिर ये मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ही फिर उसी लकड़ी को कट करने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन इसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और वो यही कहने लग जाता है कि बाकी सभी लोग हैमर लेकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझसे ये लकड़ियाँ क्यों कटवा रहा है, मेरा ये काम नहीं है। उसके पास एक लड़का गुजर रहा था और वो उसकी बातें सुन लेता है और फिर मुस्कुराते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि हो सकता है कि वो तुमसे ये काम इसलिए करवा रहा हो क्योंकि तुम्हारा अफिनिटी लेवल काफ़ी कम है। जैसे ही कांग ने उस लड़के को देखा था तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वो कहने लग जाता है कि मैं भी यहाँ पर इसी ब्लैक स्मिथ का अप्रेंटिस हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब वो लड़का उसे यही बताने लग जाता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे उससे पहले तुम्हें अपना बर्थडे चूज़ करना था। बर्थडे के मुताबिक तुम्हारा करैक्टर क्रिएट किया जाता है। अगर बर्थडे तुम्हारा कोई गलत हो तो इसकी वजह से तुम्हारी अफिनिटी कम होगी, लेकिन अगर तुम सही बर्थडे चूज़ करते हो तो उससे तुम्हारी अफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। और जिसकी अफिनिटी मैच नहीं करती तो उसकी वजह से उसे लो लेवल की जॉब्स करना पड़ जाती हैं।
तभी उसे ये बात याद आ गई थी जब उसने सिस्टम को कहा था कि तुम मेरे लिए कोई भी रैंडम सी डेट पिक कर लो। वो अब इस बात को लेकर काफ़ी पछता रहा था और ये कह रहा था कि बर्थडे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैंने ये मिशन मिस कैसे कर दिया। और वही लड़का जो कि बाल्टियां उठाकर चल रहा था, वो भी हैरान होते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि मैं भी सबकी वजह से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सही बर्थडे को चूज़ नहीं किया था और तुम भी अब ऐसा ही करोगे। और इतना सुनने के साथ ही अब तो कान की हालत ख़राब हो गई थी और वो यही कहने लग जाता है कि मुझे सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो क्या अब मैं अपना नया करैक्टर बना लूँ? हो सकता है कि नया करैक्टर को मैं सही से चूज़ करूँ और उससे अफिनिटी भी मैच हो जाए और मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। और फिर अपने इसी फैसले पर पछताने लग जाता है और ये कहने लग जाता है कि मुझे अब सख्त मेहनत करना होगी, क्योंकि अगर मुझे वो वाला ऑप्शन दोबारा चूज़ करना है तो मुझे लेवल 10 पर जाना होगा, जिसके लिए मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अब मुझे इसी पर फोकस करना होगा और इसी को अच्छे तरीके से निभाना होगा। और यहाँ पर जितनी भी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, अगर मैं इन सारी लकड़ियों को चॉप करने में कामयाब हो गया तो हो सकता है कि वो मुझे एडवांस में भेज दे। वो काफ़ी जोश में था और ये कहता रहता है कि ये जो यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं तुम सभी को सभी मैं काट दूंगा, और इसी जोश में वो लकड़ियों को काटना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में उसने काफ़ी सारी लकड़ियों को काट लिया था। और शाम के वक्त जैसे ही वहाँ पर ब्लैक स्मिथ आया था तो इन सारी लकड़ियों को कटा हुआ देखकर वो कहता है कि तुमने तो सच में अपना काम ख़त्म कर लिया। जिस पर कांग उसे ये बताने लग जाता है कि हाँ, मैंने आपको कहा था ना कि मैं सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लूँगा, देखा मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। और मैंने आपके इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है, तो क्या आप मुझे अब हायर कर लेंगे? जिस पर आगे से वो ब्लैक स्मिथ बताने लग जाता है कि नहीं, इतना जल्दी कहाँ। फिर वो उसे एक अवार्ड देता और कहता है कि तुम्हें एम्प्टी लैंकल जाना होगा। जब तुम वहाँ पर जाओगे कि तुम्हें वहाँ से 10 ब्लैक होल को हासिल करना होगा। कांग उस अवार्ड को पकड़ते हुए हैरान होते हुए उससे यही पूछता है कि ये एम्प्टी लैंकल क्या चीज़ है। तो उसे यही बताया गया था कि एम्प्टी लैंकल की माइंस की बात की जाए तो वहाँ पर 15 से 45 लेवल के लोग ही जा सकते हैं। और जो जहाँ का बॉस है उसके लेवल की बात की जाए, उसका लेवल 45 है, जो कि एक रेजिंग बोर है। 45 लेवल का नाम सुनने के साथ ही मुझे कहने लग जाता है कि आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ, आपको पता है मेरा लेवल कितना कम है, मैं वहाँ पर क्या तुम मारा जा सकता हूँ। तो ब्लैक स्मिथ उसे कहने लग जाता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें अपनी सवार देकर वहाँ पर भेज रहा हूँ। और अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा पसंद नहीं है तो तुम, मेरे पास अभी भी टाइम है, तुम इस जॉब को यहाँ से छोड़कर जा सकते हो। तो इस पर वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपनी अफिनिटी को इतना लो क्यों चूज़ किया कि मुझे अब इस बैटसी की बातें सुननी पड़ रही हैं। और फिर जैसा कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर ये कहने लग जाता है कि ठीक है, अपनी सवार मुझे तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। और वो वहाँ से जाते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि अब तुम्हें मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा कि जब मैं उन 10 ब्लैक गोल्स को हासिल करके वापस आऊँगा कि तुम मुझे एक ब्लैक समित बना दोगे। अगर तुम वादा नहीं करते तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। जिस पर ब्लैक समित वो वैसे मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि हाँ हाँ ज़रूर। अब उसे जैसा कि क्विज दिया गया था, क्विज में यही था कि बाची ने उसे जो भी लोकेशन दी थी उसे उस लोकेशन पर जाना था और 10 ब्लैक होल को हासिल करना था। वो इसी के साथ ही उस जगह पर पहुंच जाता है और उसी कोल को निकालने की कोशिश करने लग गया था, अपना फुल जोर लगा रहा था लेकिन नाकाम हो रहा था। वो खुद को समझाता है, कहता है कि ये कोई यहाँ पर फोर्स वगैरह में यूज़ करके इन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर अच्छे से काम करना होगा, काम डाउन होना होगा और अपने दिमाग का यूज़ करना होगा। मुझे अब उस पैटर्न को याद करना होगा जिस पैटर्न का यूज़ करके मैंने उन वुड को चॉप किया था और उसी की मदद से अब मैं यहाँ पर ब्लैक होल को भी हासिल करूँगा। अब उसने अपने हाथ में उसी वेपन को पकड़ा हुआ था और कहता है कि इसे सर्कुलर मोमेंटम में लेकर जाना होगा, जैसा कि मैं एक सवार चला रहा हूँ, और इसे लाइटली ग्रिप करना होगा। इसी तरीके के साथ ही अब जैसा ही उसने वार किया था और इस वार में कामयाब हो गया था, और जिस में भी ये बताया जाता है कि उसने एक ब्लैक होल को ऑब्टेन कर लिया है। ब्लैक होल को हासिल करने के साथ खुश होते हुए वो ये कहने लग जाता है कि मेरा यहाँ पर 2 सालों का एक्सपीरियंस काम आ रहा है। अब मुझे ऐसे ही काम करना होगा और जल्द से जल्द अपने इस मिशन को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अब उससे रहा नहीं जा रहा था कि वो जल्द से जल्द ब्लैक स्मिथ की पोस्ट पर पहुंच जाए। फिर वो ये कहता है कि मुझे इस तरीके से ब्लैक होल हासिल करना होगा जैसा कि मैं यहाँ पर किसी सवार को स्विमिंग करवा रहा हूँ, और इसी मेथड का यूज़ करता है कि उसे एक और ब्लैक होल मिल गया था। वो इसी तरह अपना काम करता रहता है, पूरी मेहनत से काम करता रहता है और जल्दी उसने 10 के 10 ब्लैक होल्स को हासिल कर लिया था। और उसे यही बताया गया था कि जैसा कि उसने अपने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया तो अब इन्हीं ब्लैक होल को जाकर उसे पबूची को देना था, और जैसे वो पबूची को दे देता तो इसी के साथ ही वो ब्लैक स्मिथ बन जाता।
वो वहाँ पर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ काफ़ी सारे और भी लोग आए हुए थे, जिनमें मौसद वगैरह भी शामिल थे, और वो भी ब्लैक होल को हासिल करने के लिए आए हुए थे। वो अब एक साइड पर खड़ा होकर बॉस का वेट करने लग जाता है, और बॉस भी वहाँ पर अपेयर होना शुरू हो गया था। उसे देखते साथ ही ये कहने लग जाता है कि हैकर बस तुम मेरा वेट करो, जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जैसा कि बॉस वहाँ पर आ गया था, उसका लेवल 45 था, और जैसे रेजिंग रोर वहाँ पर आता है, उसे देखते साथ ही वो थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि वो तो उसी की तरफ देख रहा था। उसका लेवल भी 45 था और वो काफ़ी बड़ा था, उसके दांत भी काफ़ी नुकीले थे और अपने दांत दिखाता है। इस दांतों को देखने के साथ ही उसकी हालत ख़राब हो गई थी, उसे पता था कि अब वो नहीं बचने वाला। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो ये कहता कि मुझे यहाँ से भागना होगा। वो वहाँ से भागने लग गया था, और वो रेजिंग रोर भी उसका पीछा करने लग गया था। और बाकी लोग भी ये देखते साथ ही भागने लग जाते हैं। वो भी ये कहने लग गए थे कि यहाँ पर तो फील्ड बॉस आ चुका है, अगर हम अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागना होगा। और जबकि कांग हमें यही बताने लग जाता है कि रेजिंग बोर के बारे में मैंने जो भी सुना है, ये पूरे दिन में एक ही बार रैंडम लोकेशन में अपेयर होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं जहाँ कहीं भी होता हूँ तो ये रेजिंग बोर वहीं पर क्यों आ जाता है, ये बाकी लोगों के पास क्यों नहीं जाता, या किसी और लोकेशन पर क्यों नहीं जा सकता। और जैसा कि मेरे पास अब प्रोडक्शन जॉब है, और जो मेरी अफिनिटी लेवल है वो भी काफ़ी कम है, तो ये यहाँ पर आकर मुझे एक ही नुक्कर मार दे तो इससे मेरा काम हो जाएगा। रेजिंग बोर ने अब अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया था, और उसी की मदद से उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कांग बाल बाल बच गया था। वो ये कहने लग जाता है कि इसका निशाना मैं हूँ, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा और खुद की जान को बचाना होगा। लेकिन जैसा कि मेरे पास अब इतनी पावर नहीं बची हुई, मैं सीधे भागता रहा तो जल्द ही मैं इसके हाथों आ जाऊँगा और जल्दी मारा जाऊँगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं प्रोडक्शन जॉब में काम करता हूँ, और गेम में जो कोई भी प्रोडक्शन जॉब में काम करता है उसके पास एक डिसएडवांटेज होता है, और वो यही है कि वो कॉम्बैट में काफ़ी वीक होता है, जैसा कि मैं हूँ। अब उसके पास इतनी पावर नहीं बची थी कि वो रेजिंग बोर के अटैक से बच सके, कि तभी वो साइड पर जाकर खड़ा हो गया था। और वो यही बताने लग जाता है कि ये जो वर्चुअल रियलिटी गेम्स होती है ना, इसमें करैक्टर की बॉडी असली बॉडी के साथ कनेक्ट होती है, और जो रियल लाइफ में बंदा होता है उसके पास जो कॉम्बैट एबिलिटीज़ होती हैं, सेंसेस की मदद से वो इन्हीं कॉम्बैट एबिलिटीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है, और यही गेम का रूल है। और यहाँ पर बस यही डिसएडवांटेज है कि चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली जाए, फिर भी हम किसी न किसी फड्डे में ज़रूर फंस जाते हैं। अब जैसा कि उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर ब्लैक उसी रेजिंग रोर पर अटैक करने का डिसाइड करता है। उसे पता था कि एक रेजिंग बोर की जो कमज़ोरी होती है वो उसका माथा होता है, तो वो ये डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं इसके आगे बढ़कर माथे पर अटैक करके इसका काम ख़त्म कर दूं। चाहे मैं कितना भी वीक क्यों ना हो, फिर भी अगर मेरा ये निशाना सही जगह पर जाकर लगा तो उसका काम ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा था, उसके फोरहेड पर अटैक किया था, लेकिन ये देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस अटैक से उसे ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उसके वीकनेस पर अटैक किया तो फिर कामयाब क्यों नहीं हो पाया, कि तभी ही रेजिंग बोर उसे अपने माथा जोरदार दे मारता, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट गया था। और वो ये कहने लग जाता है कि हो सकता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी वीक थी, अगर मेरी स्पीड तेज़ होगी तो फिर मैं इसे अच्छे से नुकसान पहुँचा पाऊँगा। और वो मन में फिर ये कहने लग जाता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है, तो मैं अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा पोशन रख लेता जो कि यहाँ पर मेरे काम आ सकता है। मेरे पास पोशन भी नहीं है, तो पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। तो रेजिंग बोर दोबारा उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, और इस बार वो काफ़ी खूंखार दिखाई दे रहा था। उसके बाद भी भागने का कोई और ऑप्शन नहीं था, और वो ये कहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अब इसकी वीकनेस पर दोबारा अटैक करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। अगर मैं एक रेजिंग बोर से ही डर के मारे यहाँ से भाग गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं जैसा कि बादशाह, जो एक करैक्टर होता है वो टेम्परेरी चेंज हो सकता है, लेकिन जो करैक्टर की क्लास होती है वो परमानेंट होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, और मुझे इसी बात का यहाँ पर अच्छे से यूज़ करना होगा। जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे ये मालूम होता है कि उसके पास इनसफिशेंट स्टैमिना है, उसे कुछ फूड वगैरह खाना होगा तभी उसके पास ताकत आएगी। इससे उसे मालूम हो गया था कि उसकी ताकत काफ़ी लो हो चुकी है, तो वो हैरान था और कहता है कि अब मैं क्या करूं। रेजिंग बोर उसके काफ़ी करीब था कि तभी साइड से एक एरो लगती, जिसकी वजह से वो रेजिंग बोर एक साइड पर जाकर गिरता है। और वो ये भी यही कहने लग गया था कि एक एरो, ये एरो इसने किस पे ऊपर चलाई। इस एरो की वजह से अब रेजिंग रोर का वहाँ पर हॉर्न भी टूट गया था, और इसकी वजह से वो रोने लग जाता है। और दूर खड़ी हुई लड़की जिसने उसके ऊपर एरो चलाई थी, वो ये कहने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ।
और वो हैरान थी। उसे लगा था कि उसका ये एरो उसका काम खल्लास कर देगा, लेकिन उससे तो उसे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। अब वो क्या करे, उससे कैसे बचे। और उसी रेजिंग बोर को अब काफ़ी गुस्सा हुआ था। वो रो भी रहा था, चिल्ला भी रहा था, क्योंकि उसका कीमती हॉर्न जो टूट चुका था और इसी की वजह से वो आगे बढ़कर अटैक करता है। वो लड़की हैरान थी और यही कह रही थी कि आखिर ये मेरे ऊपर चार्ज क्यों कर रहा है। तो कांग चलाते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि इसका जो फोर हेड है ना, उसके सेंटर पर तुम निशाना बांधो, क्योंकि ये उसकी वीकनेस है। वो लड़की ये बात समझ चुकी थी कि उसका निशाना उसका फोर हेड होना चाहिए। जैसे ही रेजिंग वॉर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, उसका फोरहेड उसे साफ दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि अब उसे आगे क्या काम करना है। अब वो अपने इसी एरो को उसके फोरहेड पर चला देती है। जैसे ही उसने वो चलाया था, उसी के साथ ही रेजिंग वॉर का काम खल्लास हो गया था। और इस सब की वजह से उस आर्चर जिया को कुछ खास इनाम भी मिल जाते हैं। उसका नाम सिया था। रेजिंग वॉर के मरने के बाद ही कांग ये कहने लग जाता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाया। सिया जैसे ही उसके करीब आती है कि तभी वो ये कहने लग जाता है कि तुमने मेरी जान बचाई, तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। सिया उसे गौर से देखती है और फिर उसे ये कहने लग जाती है कि कहीं हम दोनों पहले मिल चुके हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही सिया ने उसे देखा था, तो इसी के साथ ही वो उसे यही कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, क्या मैं गलत कह रही हूँ। सिया की ऐसी शक्ल देखने के साथ वो भी ये कहने लग जाता है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या गलत है। और वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसे ऐसे क्यों देख रही है। सिया उसे फिर कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी बात का जवाब दो, जो मैंने कहा क्या वो सही है। तो इस पर कांग कहता है कि हाँ ऐसा ही। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। वो अपनी जान उसे छुड़वाना चाहता था, एक साइड पर भागने लग जाता है और उसे ये कहने लग गया था कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन आइंदा हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। जबकि पीछे से सिया अपने मन ही मन में यही कह रही थी कि जहाँ तक मुझे याद है इसे मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे सही से याद नहीं आ पा रहा कि आखिर मैंने इसे कहाँ देखा। कांग के पास अब 10 कॉल आ चुके थे। निकोल को ले जाकर वो सीधा वाची को देता है। कांग भी इन्हीं गोल्ड को देखने के साथ अपने मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि मैं अब इन्हें देख रहा हूँ और मुझे याद आया कि मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बाची अब उन कॉल को लेने के साथ उससे यही कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इसमें कामयाब हो पाओगे, लेकिन देखो तुम कामयाब हो गए। और कांग उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं लगा था कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो फिर तुमने मुझे वहाँ पर भेजा ही क्यों। तो बाची थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ये कहने लग जाता कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई गलत फहमी बांध ली थी। मुझे लगा था कि तुम वीक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने मुझे नाराज नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे खुश कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें हायर करता हूँ। कांग जब ये सुनता है कि बाची उसे हायर करने वाला है, तो इसी के साथ वो काफ़ी खुश हो गया था। सिस्टम भी वहाँ पर अपेयर हो जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम सच में ब्लैक स्मिथ बनना चाहते हो। तो कांग उसे कहता है कि मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि मैं कुछ और बनूं, मैंने इसलिए किया ताकि मैं ब्लैक स्मिथ बन सकूं। हाँ, मैं ब्लैक स्मिथ बनना चाहता हूँ। सिस्टम उसे ये बताने लग गया था कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम अब एडवांस लेवल 2 पहुँच चुके हो। तुम अब एक ब्लैक स्मिथ बन चुके हो। और वो भी खुश हो तो ये कहने लग जाता है कि फैमिली वो दिन आ गया जब मैं एक ब्लैक स्मिथ बन गया। और ब्लैक स्मिथ पे भी काफ़ी सारे लेवल थे, जिनमें 1 to 3 रैंकर था, 4 to 5 इंटरमीडिएट ब्लैक स्मिथ होते थे, 6 to 7 लो ब्लैक स्मिथ और 8 to 9 वाले ग्रीनी। और वो ये कहता है कि एक दिन मैं ज़रूर टॉप पर जाऊंगा और हर लोग मेरे पास ही आएंगे। वो बातचीत जब देखता है कि ये तो मन ही मन में बातें किए जा रहा है, उसे ये कहने लग जाता है कि तुम खुद से क्या बातें कर रहे हो, हमें यहाँ से जाना होगा। जिस पर वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम आगे चलो। और वो ये भी कहने लग जाता है कि हैकर बस तुम मेरा इंतज़ार करो, जल्दी मैं तुम्हारे पास पहुँच आऊँगा। वो अब काम पर जा चुका था, वहाँ पर बैठकर सवाड बनाने लग जाता है। इसमें उसका काफ़ी मेहनत लग रही थी, पूरा दिन हो जाता है। उसने सवाड का एक पीस बनाया था, उसे देखते साथ ही खुश होकर ये कहने लग जाता है कि लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही टैलेंटेड ब्लैक स्मिथ हूँ, मैं जल्दी कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ जाऊँगा और ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो बाची वहाँ पर आता है, उसके इस पीस को देखता है और कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम किसी पत्ते को भी काट पाओगे। तुम्हें तो एक सवाड बनानी है और मुझे नहीं लगता कि तुम सवाड बना पाओगे। अगर तुम नहीं बना सकोगे तो तुम्हें इसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। जिस पर भी कहने लग जाता है कि अभी भी तो मैंने काम शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा और टाइम दीजिए, मैं अच्छा काम करूँगा। तो बाजी वहाँ से जाने से पहले उसे ये कहने लग जाता है कि मुझे 30 अवार्ड्स बना कर देना, अगर उनमें से एक भी ख़राब निकली तो मैं तुम्हें फिर फायर कर दूंगा, तुम्हें यहाँ पर फिर काम करने का कोई हक नहीं है। वो बाची तो वहाँ से चला गया था, तो पीछे से कांग रोते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम एक स्टूपिड डो, गंजे आदमी, तुमने मेरी ज़िंदगी अजाब बना कर रख दिया है।
लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि वास्तव में इंतज़ार करो, मैं दुनिया की बेहतरीन सवार बना कर रहूँगा। फिर उसने एक छोटी सवार बना ली थी और उसे देखते साथ ही ये कहने लग जाता कि मुझे इसमें तो कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें क्या गड़बड़ है। वो शॉर्ट सवार बनाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे सही से नहीं बना पा रहा था। इसकी वजह से उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि वो एक अच्छी शॉर्ट सवार बना ले। और उसने जो शॉर्ट स्वॉर्ड्स बनाई थी उसके बारे में सिस्टम भी उसे ये बता रहा था कि ये तो एक चीप शॉर्ट स्वॉर्ड है, ये लो क्वालिटी की है। एक ब्लैक स्मिथ जो इसे बनाता है, इसका यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसे मालूम हो गया कि वो भी जो भी शॉर्ट स्वॉर्ड्स बना रहा है वो चीप क्वालिटी की हैं। और इन्हीं स्वॉर्ड्स को देखने के साथ वो ये भी कहने लग जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि वो वाची को मज़ा चखाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी भी मज़ा चखा पाऊंगा। खैर वो भी हार नहीं मानने वाला था। वो फिर से मेहनत करता है, शॉर्ट स्वॉर्ड पर काम करता है कि उसे कुछ ब्लू लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं और इसे देखकर वो थोड़ा सा खुश हो गया था। और वो ये भी कहने लग जाता है कि ये जो मेरे हाथ में स्वॉर्ड है, सिर्फ मुझे इस पर ब्लू लाइंस नज़र नहीं आ रही, बल्कि वहाँ पर जितनी भी शॉर्ट स्वॉर्ड्स पड़ी हुई हैं मुझे उन सभी पर ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं। और हर स्वॉर्ड पर जो भी ऊपर लाइंस वगैरह बनी हुई थी वो सारी की सारी काफ़ी डिफरेंट थी, एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। वो वही शॉर्ट सवाल लेकर एक लड़के के पास जाता है और उसे दिखा रहा था, जिस पर वो लड़का ये पूछने लग जाता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो जो लड़का सवाल बना रहा था ये उसकी सवाल चेक करने लग जाता है और ये कहने लग गया था कि यहाँ पर इतनी सारी लाइंस हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे सवाल कैसे बना पा रहा है। जबकि वो लड़का ये कहने लग जाता है कि तुम मेरी सवाल वापस करो, तुम इसे क्यों देख रहे हो। जिस पर कांग सवाल उसके सर की तरफ बढ़ाता है और लड़का ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। कांगो से कहता है कि ये जो तुम्हारी सवार के ऊपर ब्लू लाइंस लगी हुई हैं, क्या तुम्हें ये नज़र नहीं आ रही। तो जिस पर वो ये कहने लग जाता है कि तुम एक फ्रीक हो, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मुझे कोई भी लाइंस वगैरह नज़र नहीं आ रही और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी सवार को इस तरह टच करो। कांग दोबारा से उस सवार को गौर से चेक करता है और फिर उसी लड़के की तरफ फेंकते हुए कहने लग जाता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये लाइंस यहाँ पर क्यों है, मुझे जाकर अपने क्विज को कंप्लीट करना होगा। और फिर वो वहाँ से चला गया था। तो उसे क्विज भी मिल गया था। उस क्विज के मुताबिक जैसा कि वो ब्लैक स्मिथ बन चुका था तो उसे पता होना चाहिए कि किस तरह चीज़ों को रिपेयर करना है। और वैसे भी उन्हें पोबाची को भी तो दिखाना था, उसके पास 5 एक्सेस थे और उसने उसे रिपेयर करना था। वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसके पास एक एक्स पड़ा हुआ था। ऊपर लाइंस देखता है जो कि अब रेड थी। पहले वाली सवार के ऊपर ब्लू लाइंस देखी थी, अब उसे रेड लाइंस दिखाई दे रही थी। वो अपना हथौड़ा उठाता है और ये कहने लग जाता है कि मुझे अब इसे हथौड़े से मारना होगा और देखना होगा कि ये लाइंस यहाँ से डिसअपेयर हो जाती हैं। मुझे लगता है कि जब ये लाइंस यहाँ से चली जाएंगी तो ये रिपेयर हो जाएगा। उसने जैसे ही एक्स पर हथौड़ा मारा था उसी के साथ ही वो एक्स टूट जाता है और सिस्टम उसे ये बता रहा था कि तुमने रिपेयरिंग में फेल हो गए हो। वो हैरान होते हुए अपने हथौड़े को देखता है, उस एक्स को देखता है और फिर रोते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरे में ये भी टैलेंट नहीं है कि मैं किसी चीज़ को रिपेयर कर सकूँ। फिर जब वो एक्स को गौर से देखता है तो उसे मालूम होता है कि उस एक्स को जितना भी डैमेज हुआ था और जो वो रेड लाइंस देख रहा था वो बिल्कुल उसे मैच कर रहे थे। इससे उसे ये बात मालूम हो गई थी कि रेड लाइंस से मालूम हो सकता है कि ये कितना डैमेज है। अब उसे काम करते हुए कुछ दिन हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद ही वहाँ पर पोबाची आ जाता है और आते साल ये कहने लग जाता है कि ज़ीक तुम कहाँ पर हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम 30 शॉर्ट सवार्स बना कर दे दोगे, लेकिन काफ़ी सारे दिन हो गए तुम अभी तक मेरे पास वो सवार्स लेकर नहीं आए। वो उसे ढूंढ रहा था कि तभी वो उसे कोने में पड़ा हुआ मिल जाता है। तो पोबाची उसके पास आते हुए कहने लग जाता है, वो अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, तुमने जो मेरे साथ प्रॉमिस किया था, क्या तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया? क्या तुमने वो सवार्स बना ली जो तुमने मुझे कहा था कि तुम बना कर दोगे? और इतना ही नहीं बल्कि मुझे ये भी उम्मीद है कि रिपेयर ट्रेनिंग भी तुम्हारी कंप्लीट हो गई होगी, क्या वो भी तुमने कंप्लीट कर ली? फिर वो जैसे उसके करीब जाता है, उसके टेबल पर रखे हुए सवार्स को देखता है, इसी के साथ काफ़ी हैरान हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि सच में ये तो काफ़ी अच्छी सवार्स हैं। वो गौर से उन सारी सवार्स को देख रहा था और वहीं पर खड़ा हुआ फिर कांग उससे ये कहने लग जाता है कि क्या ये सारी की सारी सवार्स अच्छी हैं, मैंने इन्हें सही से बनाया ना, क्या आप अब इससे खुश हैं? और कांग हमें यही बताने लग जाता है कि मैंने एक शॉकिंग फैक्ट को जान लिया था जब मैं प्रोड्यूस कर रहा था और इन सारी चीज़ों को रिपेयर कर रहा था। वो पहले ब्लू लाइंस के बारे में बताता है कि ये जो ब्लू लाइंस होते हैं इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर हैमर लगाते हैं तो उस वक्त ब्लू लाइंस बन जाती हैं। और इन्हीं ब्लू लाइंस का इस्तेमाल करके इनके ऊपर हैमर लगाकर हम किसी भी चीज़ को रीशेप कर सकते हैं। और इन लाइंस के दरमियान जितना गैप होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी की हम चीज़ें बना सकते हैं। फिर वो हमें रेड लाइंस के बारे में बताने लग जाता है। वो यही बता रहा था कि जब हम किसी चीज़ को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर हैमर की मदद से क्रैक लगाते हैं, तो वहीं पर ये रेड लाइंस अपीयर हो जाती हैं। और जो मैंने थ्योरी बनाई है उस थ्योरी के मुताबिक मुझे इन रेड लाइंस का ख्याल रखना है। अगर मैं इनका ख्याल रखूँगा तो मैं किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली फिक्स कर सकता हूँ। यही ब्लू लाइंस और रेड लाइंस मेरे लिए चीट कोड का इस्तेमाल कर रही हैं। इन्हीं का यूज़ करके मैं वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से बना पा रहा हूँ।
पता नहीं मैं इसके लिए कितनी रातों तक जाकर रहा हूँ, तब जाकर मैंने अपने इस काम को कंप्लीट किया है। लेकिन मेरा ये वक्त ज़ाया नहीं गया, बल्कि मैंने इससे कुछ सीखा है और अपनी इसी मेहनत की वजह से मैंने एक इनक्रेडिबल एबिलिटी को हासिल कर लिया है। बाबूजी जो कि उसके पास खड़ा हुआ तब से ये कहने लग जाता है कि जिग तुमने अपने टेस्ट को पास कर लिया, तुमने अच्छा काम किया। जिग हैरान होते हुए ये कहने लग जाता है क्या सच में मैंने अच्छा काम किया? तो वो वाची कहता है कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है। तुम जैसे जो लूसर होते हैं ना, वो हार मान जाते हैं और इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तुम वैसे नहीं निकले। तुमने मुझे सच में काफ़ी हैरान कर दिया, तुमने अच्छा काम किया। कांग को पता था कि उसकी ऐसे बाकी भी लूजर होते हैं और वो ये पूछने लग जाता है क्या मेरे जैसे किसी और लूजर ने भी इस टेस्ट को पास किया था? तो जिस पर पबोची ये कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, तुम अकेले बंदे हो जिसने इस टेस्ट को पास किया, बाकी तो बेचारे इतनी मेहनत नहीं कर सकते थे और यहाँ से भाग जाते थे। कांग के ध्यान में अभी लाइंस वाला सवाल था। वो ये पूछता कि क्या उनमें से किसी ने कहा था कि किसी को लाइंस नजर आती हैं? जिस पर पबोची ये कहने लग जाता है कि तुम ये किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कांग उसे कहता है कि आपने मुझे इतना बता दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे पास एक हिडन अचीवमेंट है, ये किसी और के पास नहीं थी और इसका इस्तेमाल मैं अच्छे से करूँगा। वो थोड़ा सा अपना ज़हन लड़ाता ही जानना चाहता था कि किसी वीक वास्ट अफिनिटी वाले लड़के ने एक अच्छे रैंक को हासिल किया था, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि ऐसा कोई भी लड़का है जिसे मैं जानता हूँ जो कि वीक हो और फिर रैंक 1 पर पहुँच चुका हो। मैं अकेला ही ऐसा बंदा हूँ। इसी सोच के साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब मेरे दिन संवरने वाले हैं, अब मैं दुनिया में अपना नाम कमाने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि अब कांग सो रहा था, तो वो अपने ड्रीम में ये देखता है जहाँ पर पवाची बार्ट से बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि तुम अकेला क्यों रहना चाहते हो? अब कांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे, तो उसे कुछ स्कूल के सीन याद आ जाते हैं जहाँ पर सारे बच्चे उसे काफ़ी बुलिया किया करते थे, उसका काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। उन स्टूडेंट्स को एक बार देखने के साथ ही उसे आँख खुल जाती है और वो ये कहने लग जाता है कि शुक्र है कि ये ख्वाब था, वरना अब तक तो मेरा क्या असर हो चुका होता। इतना ज़्यादा काम करने की वजह से वो काफ़ी थक चुका था और ये कहने लग जाता है कि मुझे अब अच्छे से नींद आ रही है। और डैड को पता नहीं क्या काम था कि उस सिलसिले में वो वहाँ से चले गए और मुझे स्टोर पर अकेला छोड़ कर इमेज यहाँ पर कोई ग्राहक भी नहीं है। उसके फ़ोन पर रिंग बज दिया है, वो नंबर चेक करता है और कहता है कि वेल मुझे नहीं पता कि ये नंबर किसका है, क्योंकि इससे पहले इस नंबर से मुझे कभी भी कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। लेकिन फिर उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो इसी के साथ ही फ़ोन को उठा लेता है। जैसे ही उसने यस पर क्लिक किया था तो आगे से बंदा बोलता है मेरा नाम है यांगो और मैं सर्विस मैनेजर एट ड्रीम मैक्स में कस्टमर हूँ, आपसे बात करनी है। तो वो समझता है कि शायद ये उसको फजूल बात करना चाहता है, कहता है कि ठीक है फिर गुड बाय। जब यांग उसे ये कहने लग जाता है कि आपने कुछ दिन पहले कॉन्टैक्ट किया था कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, कि आप उसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे? कांग अब खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर आपने उस करैक्टर को लेकर मेरे से बात करने की कोशिश किया और आप ऐसा कर सकते हैं कि उसे आप दोबारा से रिस्टोर करते हैं, तो इससे और क्या खुशी की बात हो सकती है। यांग उसे बताने लग जाता है कि नहीं, हमारी पॉलिसी के मुताबिक हम किसी भी करैक्टर को रिस्टोर नहीं कर सकते। इतना सुनने के साथ कांग थोड़ा सा हैरान हो गया था और थोड़ा सैड भी हो गया था। यांग फिर उसे कहता है कि वेल मैंने डिसाइड किया कि इसके बदले में तुम्हें थोड़ा सा कंपनसेशन दे दूं। कांग उसे कहता है कि आप ज़रूर कोई गिफ्ट देना चाहते होंगे, लेकिन जब तक आप मेरा करैक्टर रिस्टोर नहीं कर सकते तब तक आप मुझसे बात मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपसे कोई भी कंपनसेशन नहीं चाहिए। जब यांग उसे बताता है कि ये जो मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर गिफ्ट देने वाला हूँ ना, वो एक मॉडल कैप्सूल है और उसकी कीमत है $8000। क्या तुम्हें अभी भी नहीं चाहिए? $8000 का नाम सुनने के साथ ही कांग के तो मुंह से पानी निकल आता है, क्योंकि उसे भी इतने पैसे चाहिए थे। और वो यांग को ये कहने लग जाता है कि हाँ हाँ मुझे ये चाहिए। अब यांग ने जैसे कांग से बात कर ली थी, इसके बाद ही वो सीधा डायरेक्टर सान को कॉल लगाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि पहले तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब आपने कंपनसेशन के तौर पर उसे कैप्सूल देने की बात की तो वो इसके लिए तैयार हो गया। आपने तो इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लिया। तो डायरेक्टर सान ये सुनने के साथ ही यांग को ये कहता है कि मुझे ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई कि मैंने इस मैटर को अच्छे से सुलझा लिया। फिर यांग उससे ये पूछने लग जाता है कि डायरेक्टर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर आपने अपनी पॉकेट में से उसे वो कैप्सूल क्यों गिफ्ट में दे दिया? जिस पर डायरेक्टर सान ये बताने लग जाता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने गेम को नहीं छोड़ा। अभी भी उसने अपने करैक्टर को चेंज करके दोबारा से गेम खेलना शुरू कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने जिस करैक्टर को चूज़ किया है वो एक ब्लैक समिथ का करैक्टर है। मोस्टली प्लेयर ऐसे करैक्टर को चूज़ नहीं करते।
और वैसे भी यंग, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि ये जो हमारी नई अपडेट आने वाली है वो उसमें कैसे प्ले करेगा? तो इस पर यंग कहता है कि मैं भी इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड और मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो इसे कैसे रिस्पॉन्स करता है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक पोस्टर को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था इसो पार्टी फॉर डिबोरा डंजन, क्योंकि वो लोग डंजन में जा रहे थे और इनके पास एक आर्चर नाइट भी था और मेज भी था, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी थी और उसके बारे में सिया ने वो पोस्टर लगाया था और कहता है कि जो कोई भी वहाँ पर जाने के लिए इंटरेस्ट हो हमसे बात कर सकता है। लेकिन अभी तक के लिए उसे पार्टी के लिए कोई भी नया बंदा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए सिया काफ़ी हैरान थी और ये कह रही थी कि आखिर बंदों को ढूंढना इतना मुश्किल काम क्यों होता है। और मैं जिस बंदे के पास भी गई हूँ पहले तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन द एंड वो कहता है कि उसे नहीं जानना कि हम 3 लोग हैं, क्या इन 3 लोगों के साथ ही मैं डंजन में चली जाऊँ। फिर उसकी टक्कर एक लड़के के साथ हो जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कांग था और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। सिया उसे ये कहने लग जाती है कि तुम तो वही हो ना जो उसे बोर चीज कर रहा था और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। सिया को देखते साथ ही कांग वहाँ से भागने लग जाता है, पीछे से सिया ये कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझसे ऐसे क्यों भाग रहे हो। वो भी उसके पीछे भागने लग जाती है और तेजी के साथ उसके करीब आकर ये कहने लग जाती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी ये स्पीड देखने के साथ कांग का मुंह खुला खुला रह जाता है और कहता है कि ये तो काफ़ी फास्ट निकली। सिया अब उसके आगे जाती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। एक जगह पर कांग रुक गया था और उसे कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सिया उसे अपने पोस्टर दिखाती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम हमारे साथ टीम ज्वाइन करना चाहोगे। सिया उसे ये भी बताने लग गई थी कि मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी डिबोरा डंजन में गए हुए हो। जो कोई भी वहाँ पर लेवलिंग अप करना चाहता है उसके लिए ये एक अच्छा डंजन है। लेकिन अब कांग उसे क्या बता सकता था कि इस डंजन को डिस्कवर करने वाला ही वही बंदा है। और सिया उसे ये बताने लग जाती है कि हम उसे डिबोरा डंजन में जा रहे हैं, मेरे अलावा 2 और लोग हैं, अगर तुम भी शामिल हो जाते हो तो हम 4 लोग बन जाएंगे और 4 लोगों की टीम उस डंजन में जाएगी। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। जब कांग उसे बताता है कि मैं नहीं जा सकता, इसी के साथ ही उसके फेस के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और वो फिर उसे ये कहने लग जाती है कि फिर ऐसा क्यों है कि हम दोनों की मुलाकात ऐसे बार बार होते जा रही है, जबकि वो आगे से नाम में सारे हिलाए जा रहा था क्योंकि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता था। सिया उसे ये कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें ये मेरा आइडिया पसंद क्यों नहीं आया कि हम टीम बनाकर वहाँ पर जाएं, इससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें लेवल अप भी कर सकोगे और हर कोई तो यही चाहता है, तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते। वो जब गौर से उसे देखती है तो फिर उसे उसमें पार्ट्स नजर आने लग गया था। इससे आगे वो उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चुप करके चली जाती है। अब इसके पास वो एबिलिटी आ चुकी थी जिसकी वजह से ये वेपन को रिपेयर कर सकता था। मार्केट में बैठा था, वेपन रिपेयर कर रहा था और इसके पास काफ़ी रश लगा हुआ था। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना सस्ता उन्हें वेपन रिपेयर करके दे रहा था। इसने वहाँ पर अपना एक बोर्ड भी लगाया हुआ था जहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ था और ये भी बताया हुआ था कि जिसका इक्विपमेंट डी रैंक से बिलो होगा वही यहाँ पर रिपेयर किया जाएगा। 99% रिपेयर रेट है और सिर्फ 30 गोल्ड कॉइंस में उसे बना के देगा। इतना ज़्यादा काम करने की वजह से वो काफ़ी थक जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और वो ये कहने लग जाता है कि अभी भी काफ़ी सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे पैसे बढ़ा देने चाहिए। लेकिन फिर ही अपने आप को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए ये कहने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे फ़िलहाल पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस हैकर को पकड़ना है तो उसके लिए मुझे ये काम करना होगा। और वह कहता है कि अगला बंदा आ जाए। जो अगला बंदा वहाँ पर आया था उसके पास एक रेंजर बो थी, उसने उसे रिपेयर करवाना था, उसके लिए वो कांग को देता है। और इसी को देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि ये तो एक डी रैंक का इक्विपमेंट है और जब मैं बांट था उस वक्त ये मेरे पास था, इसका मतलब है कि मैं जल्दी हैकर तक पहुंच जाऊंगा। जब वो उस बो को गौर से देखता तो फिर ये कहने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं हैकर तक इतना भी जल्दी नहीं पहुंच सकता क्योंकि ये वो बो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। और वो बंदा जिसकी ये बो थी उसे 30 गोल्ड देते हुए ये कहने लग जाता है कि ये लो तुम्हारी कीमत और जल्दी से इसे ठीक कर दो। और उसी बंदे का एक वहाँ पर दोस्त भी खड़ा हुआ था और वो दोनों किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। पहला दोस्त कहता है सच में तुम ये उसे देना चाहते हो, तो उस पर वो कहता है कि हाँ मैं उसे देना चाहता हूँ। कांग भी वहाँ पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन लेता है और इससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो ये कहने लग जाता है कि ये कोई डेटिंग सिम है या फिर कुछ और है जो यहाँ पर ये लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। वो दोनों आपस में इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि हम उस लड़की को वो भी देंगे, इसके साथ कुछ पैसे भी देंगे और फिर जो चाहेंगे उसके साथ कर सकते हैं। अगर उसने मना कर दिया तो कम्युनिटी फोरम में हम उसका नाम बदनाम कर देंगे और कोई भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। और इसी तरह हम उसे थ्रेटन करके ड्रिंक्स पर भी लेकर जाएंगे और उसके साथ जो कुछ होगा उसके बारे में इमेजिन करके हमें काफ़ी खुशी हो रही है। कांग बैठा हुआ ये बातें सुन रहा तो ये कहने लग जाता है कि ये दोनों तो काफ़ी बड़े ब्रैट्स निकले हैं। मुझे अब उस बंदे को लेकर काफ़ी अफसोस हो रहा है जिसके ऊपर ये प्रे कर रहे हैं और जो लड़की इनके निशाने पर है। और वो फिर ये भी कहने लग जाते हैं कि हमें उस लड़की को मैसेज करना होगा।
लेकिन हम भूल गए उस लड़की का नाम क्या था। वो उसका यूज़र नेम जब सिया बताते हैं, इतना सुनने के साथ ही कांग हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ गया था कि ये तो वही लड़की है जिससे वो अभी मिल के आया है। कांग ने उस बो को ठीक कर लिया था, तो उस लड़की को ये कहता है कि मैंने तुम्हारे इस बो को रिपेयर कर लिया, जिस पर वो आगे बढ़कर उस बो को पकड़ता है। तो कांग उसे नहीं छोड़ता, जिस पर वो कस्टमर ये कहता है कि तुम इसे छोड़ भी दो, तुम इसे क्यों पकड़ कर बैठे हुए हो। और वो भी ये कहने लग जाता है कि जो सिया ने मुझे पोस्टर दिखाया था उसके ऊपर उसी का नाम लिखा हुआ था, और ये गेम ऐसी है कि यहाँ पर हम किसी भी यूज़र नेम को रिपीट नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर सी बात है कि सिया वही लड़की है और कोई नहीं हो सकती। और इतना कहते साथ ही वो उस बो को छोड़ देता है, और वो जो बंदा जोर लगाकर उससे बो खींचने की कोशिश कर रहा था, अचानक छूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। उस बंदे का नाम जेरस था, और जेरस का दोस्त ये कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। जेरस को अपनी इस बेइज्जती की वजह से काफ़ी गुस्सा आ गया, तो ये कहने लग जाता है कि ब्लैक समय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़कर वो उसके गिरबान पकड़ लेता है। ये कहने लग जाता है कि तुमने पहले मेरे साथ फाइट की कोशिश की, अब मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। जेरस काफ़ी गुस्से में था और उससे ये कह रहा था कि तुम्हें अभी मुझसे माफ़ी मांगोगी तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। कि उसी भीड़ में से एक बंदा आगे बढ़ता और ये कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारा रिपेयर हो चुका है तो तुम यहाँ से चले जाओ ना, यहाँ पर क्यों बाकी लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। और वो बंदा भी दिखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसे ये कह रहा था कि यहाँ पर बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से तुम बाकियों का टाइम खोटा मत करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।